जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी लगन के साथ अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे। और जैसे कि परीक्षाओं का समय भी निकट आता जा रहा है, तो आपकी तैयारियां भी उसी हिसाब से बुलंद होती जा रही होंगी। ऐसी अपेक्षाओं के साथ हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपनी इस क्लास में। और इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी। और पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से लेकर के हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और इसमें भारतीय संविधान को हम इसमें तैयारी करेंगे। जैसा कि लोअर पीसीएस में ये 10 नंबर का आपके प्रश्न रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। तो उसी श्रृंखला के लिए हम लेकर के आए हैं आज महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, है ना, जिसमें हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के से कुछ प्रश्नों को लेकर के हम यहाँ पर कुछ एक उसके कंसेप्ट को और उनकी अवधारणा को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और ये जो है वो यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ और पेट जैसी परीक्षाओं में बेसिकली कहा जाए तो ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जहां पर भी आपको इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ही ये उपयोगी क्लास है। और इस कक्षा में, इस क्लास में हम प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थ्योरेटिकली भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और सभी प्रश्नों की उत्तम व्याख्या के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए, तो बिना समय गंवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं और देखेंगे। आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की क्लास 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए लोअर पीसीएस और यूपीपीसीएस और पेट आरओ एआरओ जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आज की क्लास में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो इंडियन पॉलिटी है, और आज की क्लास आपकी लोअर पीसीएस स्टेट एग्जाम्स और यूपीपीसीएस आरओ के लिए स्पेशल क्लास है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है इंडियन पॉलिटी की। चलिए, तो इस इंडियन पॉलिटी का हम प्रैक्टिस सेट 1 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन के माध्यम से इसको हल करेंगे और देखेंगे कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो भारतीय संवैधानिक विकास एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के कुछ 30 प्रश्न हमने यहाँ बनाए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाएंगे, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है कि, और ये प्रश्न जो है वो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रश्न है। और यहाँ पर देखेंगे कि हमने ऊपर टॉपिक को भी मेंशन किया गया, उसके साथ साथ क्वेश्चन है, 4 विकल्पों को दिया गया है और किस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, इस प्रकार का सिनेरियो बनाते हुए हमने यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया हुआ है। तो यूपीपीएस पीसीएस मेंस 2010 की परीक्षा में ये पूछा गया हुआ प्रश्न है। अच्छा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इनकी प्रश्नों के माध्यम से ही हम इनकी उचित व्याख्या करते हुए प्रश्नों को समझेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में, है ना, कोलकाता जिसे आज हम कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 एंड चार्टर एक्ट 1833। तो ये आपके सामने 4 विकल्प हैं। ठीक है, वैसे तो जनरली आपने पॉलिटी पढ़ रखी है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता ही होगा। इस प्रश्न का उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1717। आइए इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं और समझते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू की गई, क्यों की गई, क्या इसके पीछे पृष्ठभूमि थी। तो उस पृष्ठभूमि को हम समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड है, समझेंगे इसको तसल्ली से कि ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसकी स्थापना करी गई। तो थोड़ा सा इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, बंगाल का इतिहास जो है जनरली शुरू होता है प्लासी के युद्ध से 1757 से। ठीक है, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ के गवर्नर बन के गए और इन्होंने प्लासी का युद्ध जीता 1757 का। हिस्टोरी का एक वो है, अध्याय है, काफी महत्वपूर्ण अध्याय है। और जहाँ पर सिराजुद्दौला की सेना को इन्होंने पराजित किया और मीर जाफर जो है यहाँ पर दिल्ली के बंगाल बने। तो ये आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। उसके बाद क्या होता है कि हेक्टर मुनरो जो है वो अगला युद्ध लड़ते हैं, बक्सर का युद्ध आपने पढ़ा होगा 1764 में। ठीक है, 1764 में जब क्या होता है, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर होता है, वो जीत जाते हैं। और बैटल ऑफ बक्सर में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर
एक्टर मुंडो अंग्रेजों की तरफ से अगुवाई कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो थी वो आपकी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो है उनकी सेना थी, और शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे उनकी सेना थी, और उसके साथ साथ यहाँ पर मीर जाफर की भी सेना थी। तो तीनों संयुक्त सेनाओं को यहाँ पर हेक्टर मुंडो ने पराजित किया। और उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं, संधि हुई, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि के बाद क्या होता है, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने आकर के द्वारा आए थे ये, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद की संधि करी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से शुरू होता है अंग्रेजों की लूटखोरी का एक दौर, जहां पर बहुत अधिक भ्रष्टाचार के साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने अपना स्व व्यापार, निजी व्यापार आरंभ किया और भारत की लूट को आरंभ किया। यहाँ से बहुत विकट तरीके से यहाँ पर हुआ। और जब ये देखा गया कि यहाँ के जो अधिकारी थे वो जब लंदन जा रहे थे तो बड़े ही बहुत ही शान शौकत के साथ बहुत बड़ा मात्रा में धन अर्जित करके लेकर जा रहे थे। हालांकि जो वृद्धि ईस्ट इंडिया कंपनी की होनी चाहिए थी, है ना, वो कंपनी को लाभ नहीं हो रहा था, लेकिन जो अधिकारी थे उनको व्यक्तिगत रूप से लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार जो था यहाँ पर द्वैत शासन चल रहा था और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। तो यहाँ पर है एक ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, इनका नाम है नॉर्थ है, इनका नाम नॉर्थ है, और ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक समिति बनाई, उस समिति का गठन किया, और समिति के गठन करने के बाद ये पाया गया कि जो भारत से लौटने वाले अधिकारी हैं वो काफी धनवान होकर लौट रहे हैं। तो इस पर रिसर्च करी गई, जांच की गई कि क्या है। तो उन्होंने एक समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, और उस रिपोर्ट के अनुसार जो है इन पर, यानी जो अधिकारी थे जो निजी व्यापार कर रहे थे, रिश्वतखोरी कर रहे थे और अपना व्यापार बढ़ा रहे थे, तो उनको रोकने के लिए एक नियामक कानून लाया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया 1773 में। ठीक है, और 1773 में ही क्या किया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट के, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि कंपनी के शासन पर थोड़ा नियंत्रण बनाने का प्रयत्न किया गया। तो उसके लिए एक नियामक कानून लाया गया था, और इस नियामक कानून के अकॉर्डिंग ही क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। बंगाल का जो गवर्नर था, यानी देखा जाए तो ब्रिटिश जो एम्पायर था या कहा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग भारत में इनके तीन जो केंद्र हुआ करते थे, इनको हम प्रेसिडेंसी के फॉर्म में हम जानते हैं। तो इसमें क्या था कि बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो तीन प्रेसिडेंसियां थी, यानी तीन केंद्र थे इन अंग्रेजों के, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के, हम ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों जगह क्या होता था, इनके जो हेड होते थे उनको कहा जाता था गवर्नर, है ना। तो इससे पहले, यानी इस एक्ट से आने से पहले इन सबको अपनी अपनी स्वतंत्रताएं थी, अपना अपना उनको नियम बनाने के अधिकार थे। और इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे पद दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल। और इसके साथ साथ क्या किया गया कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और इसके अलावा जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, दोनों को ही बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो यहाँ पर सुप्रीमेसी प्राप्त करता है दोनों प्रेसिडेंसियों पर। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ पहले आपको पता ही है कि बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बने उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं, और इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग इन पर, यानी कंपनी के शासन पर थोड़ा नियंत्रण बनाने के लिए ये ब्रिटिश क्राउन की तरफ से या ब्रिटिश संसद की तरफ से पहला कदम था, जो कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बनाने के लिए पहला कदम उठाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1717 के द्वारा। ठीक है, इसी एक्ट में इन पर जो रिश्वतखोरी का मामला था, यानी जो निजी व्यापार का मामला था, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, और उपहार लेने पर, है ना, इसे रिश्वत कहा जाता था, उस लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग इन पर शिकंजा कसने के लिए, है ना, क्या किया गया, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये इनका पीछे का बैकग्राउंड था। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज है कि यहीं पर एक नई चीज आई, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना, एक ध्यान रखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक बॉडी का जो है यहाँ पर स्टार्टिंग की गई। ठीक है, ये बॉडी क्या करती थी कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे और इनके सैन्य मामले थे उन पर थोड़ा नियंत्रण बनाने का प्रयत्न किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी एक नई बॉडी की स्थापना की गई, और ये कंट्रोल में थी इसके कलकत्ता जो न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय था, उसके कंट्रोल में। ठीक है, वही इसके जो मेंबर्स थे वो इसके मेंबर थे, और इन पर कंट्रोल करने का यहाँ पर प्रयत्न
किया गया। ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो एस जी मतलब कह सकते हैं सीजेआई यानी चीफ जस्टिस जो थे, वो चीफ जस्टिस थे, उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पर जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या नाम था उनका, एलिजा, है ना, एलिजा इम्पे। ठीक है, एमपी जो थे, यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कि जो पहले जो कलकत्ता न्यायालय में मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करेगी तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश बने। इसके अलावा 3 और इनके साथ जज रहे, उनका नाम था लेमेंस्टर, चैम्बर्स एंड हाइड। 3 और जो इनके साथ सदस्य थे न्यायालय न्यायाधीश जो थे इसमें, ये तो हो गए सीजीआई। सीजीआई कह सकते हैं इनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह सकते हैं उस समय, इसके अकॉर्डिंग 73 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट बना उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पर कौन थे, चैम्बर्स थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चैम्बर्स, एक थे लेमेंस्टर, ठीक है, लेमेंस्टर, और इसके एक और थे हाइड। ये 3 अन्य जज थे और जो सीजेआई है या चीफ जस्टिस है उनका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है, तो ये इसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड था, ये जानना जरूरी था कि इनकी स्थापना क्यों करी गई और पहले सीजीआई कौन बने और उसके साथ सदस्य लोग कौन थे। तो ये भी पूछा जाता है, आने वाले प्रश्नों में ये आपको दिखाई देंगे, ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन ए जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को भी इसी तरीके से व्याख्यात्मक तरीके से समझेंगे, बहुत शानदार तरीके से, ताकि हमें उनके पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री पता हो, ताकि आने वाले जो प्रश्न होते हैं या इनसे अलग मिलते जुलते जो प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न हल किए जा सके। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है और प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और इनको देखेंगे कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपको पता ही है, जस्ट अभी समझाया गया। दूसरी बात है कि लेमेंस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इस बात को समझेंगे, अभी जस्ट आपको बताया है कि लेमेंस्टर इसके जो मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, क्या नाम था उनका, एलिजा इम्पे था। ठीक है, क्या नाम था, एलिजा इम्पे। ठीक है, अभी समझाया, मैंने कहा भी था कि प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न आता भी है और प्रश्न ये पूछा भी गया है यूपी आरओ में। ठीक है, ये 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए तो देखेंगे कि विकल्प क्या सही है। आपको पता ही चल गया है कि पहला वाला विकल्प जो है वो सही है, मतलब कथन जो है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि लेमेंस्टर नहीं, एलिजा इम्पे जो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, तो इसमें केवल एक जो है वो हमारा सही उत्तर होगा, केवल कथन एक जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जस्ट बता ही चुका हूं, लेमेंस्टर, चैम्बर्स एंड हाइड जो थे वो अन्य जज थे और एलिजा इम्पे जो है वो इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये थोड़ा आसान प्रश्न था, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संविधान प्रारूप 1928 यानी संविधान का प्रारूप जो है वो कहां से शुरू हुआ, तो उसके बारे में तो थोड़ा बैकग्राउंड है, वहां से संबंधित प्रश्न है। तो भारत का संविधान पहली बार 1928 में, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, यहाँ पर कोई एक शब्द आएगा, इनमें से 4 विकल्पों में से कोई आएगा, द्वारा तैयार किया गया था। यानी पहला जो प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है, यूपी SSC पैट में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, बीबी गिरी, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो 4 प्रश्न है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि जो भारत का संविधान पहली बार 1928 में जो प्रस्तुत किया गया था वो प्रस्तुत किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब आइए समझते हैं इसके पीछे की कहानी क्या थी। ठीक है, तो थोड़ा कहानी को समझते हैं। कहानी शुरू होती है कहां से, 1917 से। ठीक है, 1917 में क्या था कि यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना को प्रारूप अधिनियमित किया जा रहा था। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या कहें भारत शासन अधिनियम 1919 की यहाँ पर नींव रखी जा रही थी और इन दोनों ने मिलकर के यहाँ पर क्या किया गया था, देखिए यहाँ पर क्या है, मॉन्टेग्यू जो है ना, इनका नाम है एडविन मॉन्टेग्यू। ठीक है, इनका नाम है एडविन मॉन्टेग्यू। ठीक है, मॉन्टेग्यू। ठीक है, एडविन मॉन्टेग्यू जो है ये है भारत के राज्य सचिव। अब देखिए भारत का राज्य सचिव क्या है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 लागू किया गया और वहां पर जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका पद समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पर भारत का राज्य सचिव
और वायसराय, दो पद नए सृजित किए गए। ठीक है, तो उसमें से क्या था, एक भारत का राज्य सचिव जो कि भारत शासन के लिए उत्तरदायी था, और यहाँ पर भारत में जो ये भारत की जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद से एक सदस्य नियुक्त किया गया था भारत का राज्य सचिव, और भारत का राज्य सचिव ही जिम्मेदार होता था भारत में होने वाली सभी प्रक्रियाओं के लिए। लेकिन भारत में जो ब्रिटिश संसद से सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो होता था वायसराय, जो कि ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि माना जाता था। ठीक है, तो वो 1858 से शुरू हुआ। तो यहाँ पर समझेंगे कि एडविन जो मॉन्टेग्यू है, ये जो है वो क्या है, भारत के राज्य सचिव है। कौन है, भारत के राज्य सचिव। ठीक है, भारत के राज्य सचिव। ठीक, अच्छा, भारत के राज्य सचिव हैं। अच्छा, इनको कहा जाता था ब्रिटिश, इनको कहा जाता था, है ना, ब्रिटिश सेक्रेटरी, ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया। ठीक है, तो जो भारत के राज्य सचिव होते थे अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिश संसद की तरफ से नियुक्त किए जाते थे, और ये इनको कहा जाता था ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया, भारत के राज्य सचिव। और इसके अलावा जो भारत में उस समय वायसराय थे उनका नाम था चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड। ठीक, देखेंगे चेम्सफोर्ड। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, है ना, इन्होंने एक सुधार किया जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1919 में लागू किया, और इसकी नींव 1917 में रखी गई थी। ठीक है, अब 1917 में जब ये लागू हुआ तो इन्होंने क्या किया कि भारत में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू कर दिया गया, जिसमें उच्च सदन और निम्न सदन होता था। ठीक है, अच्छा, इस सदन के बारे में हम थोड़ा व्याख्या बाद में करेंगे, फिलहाल हम इस क्वेश्चन की पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब ये किया जाता है ना, और इसी के अकॉर्डिंग जो नियम लागू करे जाते हैं, और उनकी समीक्षा रखी जाती है कि 10 वर्ष के बाद यानी 1929 में इसकी समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि हमने जो अधिनियम लागू किया उसके भारत में क्या क्या सुधार हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि वहां पर क्या होता है, ब्रिटिश में यानी लंदन में क्या हो रहा था कि ये सरकार बदलने वाली थी, तो उन्होंने 2 साल पहले ही क्या किया, ये जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने लागू करना शुरू किया। तो इसकी इसकी विवेचना के लिए या इसके निरीक्षण के लिए क्या होता है, साइमन कमीशन जो है असाइन किया जाता है, इसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन जो था वो असाइन किया जाता है। थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड को समझेंगे तसल्ली से तो काफी अच्छा और मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण बैकग्राउंड है इनका। देखिए, तो साइमन कमीशन जो होता है वो क्या किया जाता है, साइमन कमीशन, है ना, आपने पढ़ाई है, ये वही साइमन कमीशन है जिसके विरोध में क्या होता है, लाला लाजपत राय की जो है हत्या कर दी जाती है। ठीक है, साइमन कमीशन। तो ये नवंबर 1927 में, ठीक है, नवंबर 1927 में ये डेलीगेशन जो है वो भारत में लंदन से भेजा जाता है, और ये 2 फरवरी, है ना, कहेंगे हम, या 3 फरवरी ऐसा बोल सकते हैं, 3 फरवरी 1928 को ये क्या होता है, भारत में आता है डेलीगेशन। ठीक है, और ये समीक्षा करने के लिए आया था कि भारत में जो 1919 अधिनियम जो लागू किया गया था उसके क्या सुधार भारत में हुए हैं, और इसके अलावा क्या था कि भारत के लिए एक संविधान बनाने की रणनीति बना रहे थे कि हम भारत के लिए एक संवैधानिक रणनीति तैयार करेंगे और भारत का संविधान कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसा इनका उद्देश्य था। ठीक है, लेकिन बात ये थी, ये जो कमीशन था वो 7 सदस्य था, 7 सदस्य इसमें थे, और जो साइमन है वो क्या थे, इनके हेड थे, तो इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। ठीक है, लेकिन बात ये थी कि भारत का संविधान कंस्ट्रक्ट करने के लिए आया था डेलीगेशन, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य था नहीं। ठीक है, तो बात यह है कि जिस देश का आप संविधान निर्माण करने जा रहे हो और उस देश का कोई भी सदस्य इस डेलीगेशन का हिस्सा है नहीं, तो सोचिए कि जो संविधान निर्मित होगा या जो बनाया जाएगा उसका प्रारूप किस तरीके का होगा। ठीक है, तो चूंकि कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर भारतीय लोग जो थे उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, और इसके साथ साथ में जो मुस्लिम लीग थी उसने भी इसका विरोध किया। ठीक है, तो अब बात आती है कि जब इसका पूरी तरीके से विरोध किया गया और गो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और साइमन को वापस भगा दिया गया, हालांकि इस विरोध में लाला लाजपत राय की जान चली गई थी 1928 में। ठीक है, तो अब बात ये होती है कि जब इसका विरोध किया गया तो अंग्रेजों में क्या होता है कि वो इसको लागू तो नहीं हो पाता, है ना, चीजें हो ही नहीं पाएंगी, चाहे भारत ही विरोध कर रहे हैं तो भारत के लिए बनाना है तो लागू नहीं हुआ। अब बात आती है ये कि उसी के साथ साथ भारतीयों को क्या किया गया, एक भारत के उस समय क्या थे, जो
अब ये बात हो रही है 1928 की, ठीक है। 1928 में, है ना, भारत के जो बिरकेन हेड है, एक नाम है इनका बिरकेन हेड, ठीक है, विरकेन हेड। और विरकेन हेड जो है वो उस समय क्या थे, भारत के क्या थे, राज्य सचिव थे, ठीक है। और भारत के राज्य सचिव थे, यानी ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। तो इन्होंने क्या किया कि भारतीयों को चैलेंज किया कि आप अपना संविधान बना के दिखाओ, है ना। वो समझते थे कि भारतीय संविधान बना ही नहीं पाएंगे। तो आईएनसी को या भारतीयों को ये कह सकते हैं कि उन्होंने चैलेंज किया और कहा कि तुम अपना संविधान बना करके दिखाइए। तो इस चैलेंज को आईएनसी ने या कहे भारतीयों ने, आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उस समय कांग्रेस ही सत्ता में थी, कहें क्या वही प्रभावी दल था। तो उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, भारतीयों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और संविधान बनाने की चुनौती को स्वीकार कर लिया। और एक आईएनसी ने, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, एक कमेटी गठित की जिसका मुखिया बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया मोतीलाल नेहरू का, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ठीक है। और ये आईएनसी के अध्यक्ष भी रहे। तो मोतीलाल नेहरू, है ना, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया गया, एक कमीशन बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। और इन्होंने संविधान को निर्मित करने का कार्य शुरू किया। और निर्मित करते समय, निर्मित करने के बाद 1928 में, लगभग सितंबर दिसंबर 28 में, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, अपना जो इन्होंने बनाया था संविधान के रूप में जो रूपरेखा बनाई थी, तो उसको मॉडल को प्रस्तुत किया, उसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया, ठीक है, क्योंकि नेहरू जी यानी मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे, तो उसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट कहा गया, ठीक है। तो यानी ये भारतीय संविधान के निर्माण में पहला कदम था। हालांकि अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया और ये लागू भी नहीं हो पाया, ठीक है। इसके बाद में और भी बहुत कुछ घटता है, लेकिन इस प्रश्न की व्याख्या के लिए इतना काफी है कि आप समझ गए होंगे कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी, ठीक है। तो ये वो नेहरू रिपोर्ट है जो मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता में निर्मित की गई थी और भारतीय संविधान निर्माण में पहला कदम उठाया गया था। तो आपका उत्तर आपको मिल गया होगा कि भारतीय संविधान का पहली बार 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा निर्मित किया गया था, यानी पहला कदम ये इसके लिए उठाया गया था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था और इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू, ठीक है। देखिए इसी तरीके से हम क्या विस्तृत व्याख्याएं करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हुए क्वेश्चन को चलेंगे। इससे कई सारी जो प्रश्न हैं या समस्याएं जो वो हल होती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 1892 के सुधारों का क्रमिक विस्तार से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था। ये प्रश्न भी पूछा गया है आपका 2023 में। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, बेबेल योजना 1945, 1909 का परिषद अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए तो इससे पहले समझना होगा 1992 में ऐसा क्या हुआ जिसको सुधार आगे निर्मित किया गया। तो देखिए 1992 में पहली बार क्या होता है कि भारतीय लोगों को जो बजट निर्माण होता था, बजट निर्माण पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन इसमें भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर ही 1892 में ही, ठीक है, भारतीयों को जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी उसमें लोग भारतीय लोगों को प्रवेश का अनुमति दी गई यहाँ पर। हालांकि 1861 से भी ये काम हुआ था, लेकिन जो 1892 है यहाँ समझना है कि बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, जो कि इसको थोड़ा सा सुधार किया गया कहां पर जाकर के 1909 के अधिनियम में ना। भारत जो परिषद अधिनियम 1909 जो आया उसमें क्या किया गया कि इस सुधार को थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया, यानी यहाँ पर बजट पर बहस करने के लिए अधिकार भी दिया गया, इसके साथ साथ पूरा प्रश्न पूछने का भी अधिकार यहाँ पर भारतीयों को प्राप्त हुआ। तो कह सकते हैं कि इसका विस्तार 1909 में हुआ था। हालांकि इसके साथ साथ 1909 में और क्या क्या हुआ था कि मुस्लिम लोग जो थे उनको पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार भी यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। यानी मुस्लिम समुदाय था उसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल का यहाँ पर ये स्वीकार किया गया था। और ये इसको 1909 जो परिषद अधिनियम है इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, ठीक है। मार्ले, ध्यान रखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मार्ले है वो मार्ले है भारत के राज्य सचिव। अभी जैसे बताया था मैंने, भारत के राज्य सचिव का जो है 1858 से शुरू हुआ था। तो मार्ले यहाँ पर जो है वो ये भारत के राज्य सचिव हैं और मिंटो जो है उस समय कौन थे, भारत के
वायसराय कह सकते हैं। तो ठीक है, ये वायसराय थे। तो इन दोनों ने मिलकर के एक सुधार किया गया, जैसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड योजना आई थी उसी तरीके से पार्लियामेंट में सुधार किया गया। इसे भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, और इसी में मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, जो कि वो 1907 से ही मांग कर रहे थे। तो उन्होंने, अच्छा, इसके पीछे की अंग्रेजों की रणनीति थी वो इस तरीके की थी कि अगर हम मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दे देंगे तो क्या होगा कि ये इनमें और आईएनसी में वैसे भी फूट पड़ चुकी, तो फूट पड़ ही चुकी थी पहले से ही, तो क्या होगा कि डिवाइड एंड रूल का वाली बात रहेगी और ये आपस में कभी इकट्ठे नहीं होंगे। तो जो ब्रिटिशर्स का जो विरोध हो रहा था वो विरोध में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो इस तरीके की इनकी योजना थी और ये 1909 से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, और ये 2023 में आपके वीडियो के लिए एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, विजयलक्ष्मी पंडित, है ना, बाला साहब बीजी खैर कह सकते हैं, बाला साहब गंगाधर खैर, बीजी खैर, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, नारायण जो शब्द है इसमें मिस कर दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे, नारायण भी है, इनका पूरा नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो देखिए यहां पर बात कर रहा है हस्तलिखित की बात, पांडुलिपि की बात कर रहा है। तो भारत का जो संविधान है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित है, हाथ से लिखा गया है, कैलीग्राफी से लिखा गया है, मतलब कैलीग्राफ किया गया है। ठीक है, और जो कैलीग्राफर थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो थे वो क्या थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के क्या थे, ये कैलीग्राफर थे, यानी इन्होंने अपने हाथों से उसको लिखा था। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज समझेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो यहाँ पर दिया गया, तो बी आर अम्बेडकर ने संविधान लिखा नहीं था, ये क्या थे, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, चेयरपर्सन थे, यानी उसके अध्यक्ष थे इन्होंने। ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया इन्होंने। ठीक है, लेकिन जो उसे अपने हाथों से लिखने का कार्य तो था जो प्रेम बिहारी रायजादा उन्होंने किया था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो अम्बेडकर जी कह रहे हैं वो कौन लिख देगा, ये इनके क्या कह सकते हैं, टाइपराइटर कह सकते हैं। हालांकि टाइपराइटर का यूज नहीं किया गया, हाथों से लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट जानना और जरूरी है यहाँ पर, वो बात ये है कि इसके बाद यानी इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, टेलीग्राफ किया, इसके अलावा इसको डिजाइन किया, यानी इसको क्या कहते कह सकते हैं डेकोरेट किया, या पेंटिंग से अलग अलग चित्रकारियों से सजाया, सजाने का काम किया गया था एक कलकत्ता की एक संस्था है शांति निकेतन। ठीक है, वहां की क्या है, शांति निकेतन एक संस्था है, और उसने या उसके जो शिष्य हैं उन्होंने इसको क्या किया, सजाने का संवारने का काम किया था। ठीक है, अच्छा, उनका जो नाम है, उनका नाम है नंदलाल बोस। क्या नाम है उनका, नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस जो है उस समय शांति निकेतन के ये अच्छे बहुत शानदार पेंटर थे, और इनके शिष्य है ना, इनके जो शिष्य थे उन्होंने मिलकर के क्या किया है कि जो संविधान, जो हमारा मूल संविधान है उसको सजाया संवारने का काम किया गया। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उसको अपने हाथों से लिखा, और नंदलाल बोस और इनके शिष्यों ने क्या किया है, प्रत्येक पन्ने को उसको सजाया संवारा है। ठीक है, यानी इसको डेकोरेट किया है, सुंदर ढंग से इसको बनाया है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपको, मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ये मॉन्टफोर्ड का मतलब है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जो 1919 वाला है, 1919 वाला जो भारत शासन अधिनियम जो है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मॉन्टफोर्ड सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। पहला दिया गया है शक्तियों का केंद्रीय विभाजन, है ना। दूसरा है इनमें से कोई नहीं, द्वैध शासित रियासतों का गठन, सियासतों में द्वेष शासन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया शक्तियों का केंद्रीय विभाजन, शक्तियों का जो केंद्रीय विभाजन है, यहाँ पर केंद्रीय विभाजन नहीं किया गया था। ठीक है, द्वैध शासित रियासतों का गठन किया गया, द्वैध शासित रियासतों का भी गठन नहीं किया गया था, लेकिन रियासतों में द्वेष शासन जो है वो लागू किया गया, यानी प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। क्या किया गया था, प्रांतों में, है ना, प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन जो है लागू किया गया था, यानी इसका मतलब क्या था कि प्रांतों में यहाँ पर दो तरीके, यानी जो कार्यकारिणी थी उसको दो विषयों में विभाजित कर दिया गया था। एक था आपका आरक्षित विषय है, आरक्षित, जिसको हम लोग
रिजर्व्ड सब्जेक्ट कहते हैं, रिजर्व्ड था, आरक्षित का मतलब था रिजर्व्ड, और दूसरा था हस्तांतरित, हस्तांतरित, हस्तांतरित का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, ठीक है, ट्रांसफर्ड, ठीक है, तो दूसरे थे हस्तांतरित, हस्तांतरित, ठीक है, इसका मतलब क्या था, हस्तांतरित है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषदों मतलब जो कार्यकारी कार्य थे, यानी उनको दो विषयों में, यानी प्रांतों के कार्यकारी विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला भाग आरक्षित बोला गया, दूसरा हस्तांतरित कहा गया। आरक्षित का जो अर्थ है, मतलब ये है कि इन पर जो नियम बनाने का जो अधिकार था वो क्या था कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी संस्था होती थी, कार्यकारी परिषद होती थी, वो आरक्षित विषयों पर नियम कानून बनाती थी, और जो प्रांतीय जो निर्वाचक मंडल मतलब मंडल जो है, यानी जो मंत्रिमंडल था, निर्वाचित मंत्रिमंडल था, उसको हस्तांतरित विषय सौंपे गए, ठीक है। अच्छा, इनको थोड़ा समझिए, तो आरक्षित विषयों में जैसे क्या है, सैन्य है ना, बजट बनाना है, या वित्त की जो निर्धारण है, वो सभी किसके द्वारा होता था, आरक्षित विषय में शामिल था, यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद करती थी। इसके अलावा जैसी बात है शिक्षा की बात है, या लोकल गवर्नेंस की बात है, या जो लोकल काम होते थे, या स्वास्थ्य की बात होती है, या कृषि की बात होती है, तो उन पर नियम बनाने का जो था वो किसको थे, वो प्रांतीय जो निर्वाचित सदस्य होते थे, मंत्री होते थे, उनके द्वारा उन पर नियम बनाए जाते थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रियासतों में द्वैध शासन, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हालांकि देखिए ये कह सकते हैं कि जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड जो है, इसको भी थोड़ा सा और विस्तारित रूप से समझ लेते हैं ना, आगे आने वाले प्रश्नों में आपके लिए क्या होगा, काफी लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, थोड़ा इसको व्याख्यात रूप से समझते हैं, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया, पहली बार क्या किया गया, यहाँ पर केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो किस तरीके की व्यवस्था है, इसको देखते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब क्या था, पहली तो थी राज्य परिषद, पहला गठन किया गया राज्य परिषद का, ये केंद्र में है राज्य परिषद, ठीक है। अच्छा, और दूसरा यहाँ पर बना गया केंद्रीय विधानमंडल, ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1919 में पहली बार है ना द्विस्तरीय सरकार लागू की गई, ठीक है। द्विस्तरीय का मतलब क्या है कि यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था को कह सकते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। यहाँ पर पहला है राज्य परिषद, राज्य परिषद का मतलब होता था काउंसिल ऑफ स्टेट, क्या मतलब है इसका, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता था कि यहाँ पर जो होते थे, कुल कितने सदस्य होते थे, 60 सदस्य होते थे, 60 सदस्यों का यहाँ पर कुल सदस्य होंगे, जिसमें से दो तरीके के होंगे, एक तो निर्वाचित होंगे और दूसरे होंगे मनोनीत, अपॉइंटेड, ठीक है। तो एक होंगे आपके इलेक्टेड और दूसरे होंगे अपॉइंटेड, ठीक है। अपॉइंटेड का मतलब क्या है कि अपॉइंट कौन करेगा, तो पता है आपको कि ना वायसराय जो होगा या गवर्नर जनरल होगा वो अपॉइंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 60 में से 33 सदस्यों को तो निर्वाचित किया जाता था, यानी इनको क्या किया जाता था, इलेक्टेड होते थे ये, यानी निर्वाचित होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 33 सदस्य निर्वाचित होते थे, और इसके अलावा 27 सदस्य जो होते थे, 27 सदस्य कैसे होते थे, वो गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है जो बड़ी परीक्षाओं के लिए, जैसे पीसीएस और आईएएस जैसी परीक्षाओं के लिए पूछा है, ये प्रश्न पूछे भी गए हैं परीक्षा में, इसलिए मैं थोड़ा व्याख्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, आगे आने वाली प्रश्नों में आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से क्या थे, मनोनीत थे, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके अलावा देखिए केंद्रीय विधानमंडल जो है इसको बोलते थे सेंट्रल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। देखिए अब इसका क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें जो थे पहले क्या थे, 141 सदस्य थे, फिर बाद में 143 हुए, फिर 145 सदस्य हो गए। तो हम 145 सदस्यों के अकॉर्डिंग इसका बंटवारा करेंगे, तो 145 सदस्य इसमें कुल निर्धारित किए गए, और 145 में से 104 सदस्य थे, वो क्या थे आपके यहाँ पर निर्वाचित सदस्य होते थे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर 41 सदस्य थे, वो कैसे थे, मनोनीत होते थे, 41 सदस्य कैसे थे, मनोनीत थे, ठीक है। और मनोनीत का मतलब ये है कि किसके द्वारा मनोनीत होंगे, तो आपको पता है कि गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें से एक और बात ध्यान ये रखनी है कि जो 27 मनोनीत है, इसमें से 20 सदस्य गैर सरकारी हो सकते थे, ठीक है। किसमें, राज्य परिषद में 20 सदस्य जो थे वो क्या हो सकते थे, यहाँ पर
गैर सरकारी सदस्य हो सकते थे और 41 सदस्य होते थे। इसमें से आपके 27 सदस्य जो हैं, 27 सदस्य कैसे हो सकते थे, यहाँ पर गैर सरकारी हो सकते थे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके का यहाँ पर इनका गठन है। तो ये गठन जानना जरूरी है कि भारत शासन अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। ये पहली बार हुआ। ठीक है, ध्यान रखें, ये प्रश्न भी पूछा गया पहली बार कब हुआ, तो ये 1919 के अकॉर्डिंग हुआ था। और यहाँ पर राज्य परिषद में 60 सदस्य और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, केंद्रीय विधानमंडल में 145 सदस्य कुल बाद में हुए। ठीक है, हालांकि 141, 143 और 145 इस तरीके से 3 तरीके के सदस्य यहाँ पर निर्मित है, लेकिन मैक्सिमम जो है 145 थे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि 33 सदस्य निर्वाचित, 27 सदस्य मनोनीत। ठीक है, इसके अलावा यहाँ 104 सदस्य निर्वाचित, 41 सदस्य मनोनीत है। ठीक है, इनमें से 20 सदस्य, अधिकतम 20 सदस्य जो है वो क्या हो सकते हैं, गैर सरकारी सरकारी हो सकते हैं। यहाँ पर सॉरी, सरकारी सदस्य हैं 20 सदस्य जो है वो अधिकतम सरकारी हो सकते हैं। इसके अलावा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अच्छा, सरकारी होने का अर्थ ये है, या तो वो ब्रिटिश गवर्नर की सैन्य संस्था में हो, या फिर वो सिविल सेवक की तरह कार्य कर रहा हो, तो वो सरकारी सदस्य माना जाएगा। तो केवल 20 सदस्य ही यहाँ पर अधिकतम सरकारी सदस्य हो सकते थे। और यहाँ पर 27 सदस्यों के बारे में बताया गया, 27 सदस्य जो है वो आपके सरकारी सदस्य हो सकते थे। ठीक, अधिकतम। तो ये बात भी पूछी गई है, ये प्रश्न भी पूछे हुए हैं, इसलिए थोड़ा इनको डिफाइन करना जरूरी है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने समझा कि यहाँ पर जो है रियासतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, यहाँ पर द्वैध शासन जो है वो प्रांतीय द्वैध शासन जो है वो शुरुआत किया गया था यहाँ पर। ठीक है, आरंभ किया गया। द्वैध शासन का अर्थ है कि यहाँ पर 2 प्रकार के विषयों का निर्माण किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो आगे आने वाले प्रश्न में ये दिखाई देगा कि ये प्रश्न भी पूछा गया है कि द्वैध शासन का क्या मतलब होता है। तो द्वैध शासन का मतलब जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पर 2 प्रकार के विषयों का निर्माण किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो है आपके सामने ये कि संविधान को अपनाने एवं लागू होने की तिथि से संबंधित प्रश्न है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो यहां जानना चाह रहे हैं कि कब अपनाया गया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को समझेंगे, संविधान के बारे में बेसिक जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, तो उसको समझेंगे। देखिए, ये प्रश्न तो सभी को पता ही है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था, एडॉप्ट किया गया था, अधिनियमित किया गया था, या कहें कि आत्मार्पण किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ये कई सारे शब्द हैं जो शब्दावली इनके लिए साथ में यहाँ पर प्रयोग की जाती है। क्या क्या किया जाता है, अधिनियमित, है ना, आत्मार्पित, ठीक है, या अंगीकृत, या स्वीकार किया गया। तो कई तरीके से यहाँ पर एडॉप्टेड शब्द भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ ही यहाँ पर 4 अधिनियम, मतलब जो है इसके 4 नियम लागू हुए, और 4 नियमों के साथ 15 जो आर्टिकल हैं वो लागू हुए थे यहाँ पे। ठीक है, 4 विषय जो है कह सकते हैं, तो 4 विषयों में जैसे नागरिकता है ना, और कुछ विशेष प्रबंध जो है, जैसे कहा जाता है कि निर्वाचन जो है ना, और जो पद है कुछ, वो अधिनियमों के साथ में यहाँ पर 4 विषयों के साथ ये लागू हुआ और 15 एक्टों के साथ लागू हुआ था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 प्रबंध कह सकते हैं। ठीक है, 4 प्रबंधों के साथ और 15 एक्ट के साथ में ये इसी दिन स्वीकार कर लिया गया था। 15 एक्ट का मतलब क्या, आर्टिकल कहेंगे यहाँ पर। 15 आर्टिकल इसी दिन से लागू हो गए थे। ठीक है, 15 आर्टिकल जो है वो इसी दिन लागू हो गए, 4 प्रबंधों के साथ में 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। इसके अलावा बाकी के जो है वो 26 जनवरी 1950 से संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और विशेष जानकारियां यहाँ पर देखते हैं कि संविधान जो निर्माण का कार्य है, थोड़ा सा देखते हैं। 9 दिसंबर से शुरू हुआ, 9 दिसंबर 1946 से संविधान निर्माण का कार्य आरंभ हुआ, और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, और अगली मीटिंग यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, इसके साथ ही 13 दिसंबर, है ना, महत्वपूर्ण तिथियां जो है वो जानना जरूरी है। ठीक है, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, इसके साथ 13 दिसंबर जो है, 13 दिसंबर 1946 को, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किया संविधान सभा के सामने। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव है जो प्रस्तुत किया गया, जो कि 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ,
इसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ये पारित हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव का अर्थ ये है कि हम संविधान को क्यों निर्मित कर रहे हैं, इसके पीछे का हमारा क्या उद्देश्य है। ठीक है, और इसके साथ साथ 1947 को उसे क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में, ये कि कुल जो है ये जो मीटिंग जो हुई, यानी इसको बनाने में जो समय लगा वो क्या था, 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय हमें इसमें लगा। 18 दिन का जो समय है वो इसमें खर्च हुआ, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय में ये निर्मित होकर के तैयार हुआ। अच्छा, अब ये बोला जाए कि ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कब से लेकर कब तक के हैं, तो ये 9 दिसंबर से शुरू होकर के, यानी 9 दिसंबर को हम पहला दिन मान के चलेंगे कि 9 दिसंबर को शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक का जो समय है, ये समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय है। ठीक है, इसके साथ साथ 114 दिन की मीटिंग हुई, 114 दिन संविधान पर बहस हुई थी। ठीक है, यानी किस किस दिन मीटिंग हुई, क्या क्या हुआ, तो 114 दिन की जो है वो संविधान पर निर्माण में बहस की गई। चलिए, तो 114 दिन क्या हुई, इस पर बहस चली थी, 114 दिन इस पर बहस चली। ठीक है, तो यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, उद्देश्य के कथन यानी उद्देश्य प्रस्ताव, इसका अर्थ क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। जैसे कि मैंने अभी आपको व्याख्या में ये बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, कब, 13 दिसंबर, है ना, 13 दिसंबर 1946 को, 1946, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसका उत्तर तो आपको मिल ही गया, बड़ा ही आसान प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण की कुल अवधि क्या थी। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि संविधान निर्माण की कुल अवधि क्या थी, यानी लगभग पूछा गया कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था, कितने दिनों के विचार विमर्श के बाद, लगभग। तो लगभग क्या है, ये 3 वर्ष का समय है, लगभग में कहें तो। और अगर एग्जैक्ट कहें तो हम बोल सकते हैं कि 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन का समय जो है वो इसमें लगा था। कुल 114 दिन इस पर बहस चली थी। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई और संविधान हस्ताक्षर जिस दिन किया गया, यानी 9 दिसंबर 1946 को पहले दिन मीटिंग हुई और वहां से दिन गिनना शुरू हुए और 26 नवंबर 1949 तक, जब तक सभी सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर न हो गए, तब तक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 114 दिन का बहस हुई। इसके साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि यहाँ पर लगभग 63 लाख, देखेंगे, 63,96,729 रुपए का खर्च आया था इसमें। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, छोटी परीक्षाओं से संबंधित है। 729 रुपए का खर्च आया और ये भी कहेंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए कि इसमें 1,17,369 शब्द जो है वो इसमें लिखे गए हैं संविधान में। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो शब्द है वो इंग्लिश वर्जन में है, किसमें है, इंग्लिश वर्जन में। जो अच्छा, संविधान जो है वो दोनों भाषाओं में निर्मित किया गया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया था, मूल संविधान की बात कर रहे हैं। और इसमें 1,17,369 शब्द जो है इसमें टोटल शब्द है इंग्लिश वर्जन में और 63,96,729 रुपए का इसमें खर्च आया। 114 दिन कुल बहस हुई और इसको पूर्ण जो समय लगा बनाने में वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को इसको अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। और जिस दिन से अधिनियमित किया गया या अंगीकृत किया गया उस दिन इसके 4 प्रावधान लागू किए गए और 15 आर्टिकल जो है उसी दिन से लागू हो गए थे। ठीक है, चलिए, तो इतनी जानकारी जो है उसके लिए काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है, देखेंगे। अगला प्रश्न है लॉर्ड नॉर्थ की समिति से संबंधित है, रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित प्रश्न है।
पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले प्रश्न की व्याख्या में ये समझाया था, है ना, कि ये जो लॉर्ड नॉर्थ जो है वो क्या थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने एक समिति गठित करी, समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी, उसी के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। ठीक है, इसे विनियमन अधिनियम 1773 या नियामक अधिनियम 1773 के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, विनियमन अधिनियम 1773 या नियामक कानून या नियामक अधिनियम 1773 के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसकी हम व्याख्या पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा व्याख्या इसकी करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है आपका, देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो इनमें से कौन सा कारक ऐसा नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। पहला है औद्योगिक क्रांति, है ना, दूसरा है ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, तीसरा है रूस में समाजवादी क्रांति, और चौथा है अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। ठीक है, चलिए तो इनकी थोड़ी व्याख्या को समझते हैं कि ब्रिटेन में जो संसदीय लोकतंत्र है, देखिए यहां से हमने अपने संविधान में संसदीय व्यवस्था ली है, संसदात्मक जो प्रक्रिया है, संसद जो है, भारतीय संसद का जो कंसेप्ट जो है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के लोकतंत्र लिए संसदात्मक व्यवस्था जो है हमने ली है। जैसे हमारे यहाँ दो संसद में है ना, उच्च सदन, निम्न सदन, दो लोकसभा और राज्यसभा का जो कंसेप्ट है वो हमने ब्रिटेन के संसद से लिया हुआ है। तो ब्रिटेन के संसद का योगदान तो भारतीय संविधान में दिखाई देता है। अच्छा, रूस के समाजवादी क्रांति से हमने क्या दिया है कि भारत में जो आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, जो भारतीय संविधान भाग 4A में दिया गया है, आर्टिकल 51A जो है उसमें मेंशन किए गए हैं, और 11 मूल कर्तव्य जो है वो कहां से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। इसके साथ साथ जो भारतीय संविधान में समाजवाद का जो कंसेप्ट है ना, सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है, समाजवाद का जो कंसेप्ट है, वो भी रूस की क्रांति से ही लिया गया है, रूस के समाजवादी क्रांति से लिया गया है, तो ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, अगली बात आती है अमेरिका के संविधान की। तो अमेरिका से तो बहुत कुछ लिया गया है ना, जैसे फंडामेंटल राइट लिए गए, अधिकारों का विधेयक जो, तो हमारी फंडामेंटल राइट है, या जुडिशरी की जो न्यायपालिका की शक्ति जो है, न्यायपालिका जो की स्वतंत्रता जो है ना, कि स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका कार्य करेगी, वो उपराष्ट्रपति का पद, है ना, तो ऐसी कई सारी चीजें जो है जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो अमेरिका का जो संविधान का भी कंट्रीब्यूशन है भारतीय संविधान के निर्माण में। ठीक है, अब बात आती है औद्योगिक क्रांति जो ना, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, औद्योगिक क्रांति का भारत के संविधान निर्माण में योगदान नहीं है। ठीक है, तो इसमें योगदान पूछा गया था कि कौन योगदान निर्माण में इनमें से कौन नहीं है, नहीं देता है, तो ऑप्शन ए जो है औद्योगिक क्रांति जो है वो भारत के संविधान निर्माण में योगदान नहीं देता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर के बना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, ये 2018 में पूछा भी गया था, लोअर के पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि जो इसका जो इंग्लिश वर्जन है ना, इंग्लिश वर्जन में ध्यान रखेंगे, इंग्लिश वर्जन में 1,17,369 यानी 369 शब्द जो है वो मेंशन है, ऐसा डेटा उपलब्ध है। तो का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा, जो प्रश्न पूछा जाए तो कभी कभी इसमें करीबन ऐसा पूछा 2 लाख के आसपास भी बोला जाता है, तो ये भी 1,20,000 के आसपास भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, यानी नियर बाई, तो एग्जैक्टली जो है वो ये डेटा सही है इसमें। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसमें कितना पैसा खर्च हुआ, ये पिछले प्रश्न की व्याख्या में बताई जा चुके हैं, लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए हैं, यानी कहें तो 63,96,000 है ना, 729 रुपए का खर्च आया है इसको बनाने में, निर्माण में। तो ये जानना भी जरूरी है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने रुपए का खर्च आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, यानी भारत का संविधान जो है वो लिखा गया था। ठीक है, कैसे लिखा गया था इसके बारे में भी हम बता चुके हैं कि 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम की अवधि में। ठीक है, बिल्कुल सही है ना, इसके बारे में हमने बताया कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय इसमें लगा था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, क्योंकि इस प्रश्न को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसकी व्याख्या भी कर चुके हैं, तो इस प्रश्न में ज्यादा कुछ है नहीं। 3 वर्ष जो है, 3 वर्ष से अधिक की अवधि और 2 वर्ष की अवधि, ये 3 ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसको हम व्याख्यात्मक रूप से समझ भी चुके हैं। ठीक है,
चलिए, तो देखिए आज की क्लास बड़ी लंबी हो रही है। हम आज इतने प्रश्नों को रखेंगे। इतने प्रश्नों के अलावा अगली श्रृंखला में भाग 1 2 को लेकर के आएंगे अगले प्रश्नों को। इसी तरीके से व्याख्यात्मक ढंग से हम सारे प्रश्नों को समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे और उनसे जुड़ी हुई पृष्ठभूमि को समझते हुए प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि जो उसके पीछे के बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो और आपको एक अच्छी जानकारी हो प्रश्नों के संदर्भ में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। हमारी त्रुटियों को हमारे सामने प्रेषित करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज के एक्सप्लेनेशंस आपको कैसे लगे। अगर कहीं त्रुटि दिखाई देती है तो उसको संदर्भित करें और इसके साथ साथ में बने रहे हमारी क्लास में और जुड़े रहे हमारी कक्षाओं के साथ, जो कि आगामी कक्षाएं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी तरीके के एक्सप्लेनेशंस लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे और तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।